भारत के लोकतंत्र की नींव में एक बहुत ही जरूरी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट। आज हम इसी की बात करेंगे। आखिर ये दुनिया की सबसे ताकतवर न्यायिक संस्थाओं में से एक कैसे बनी, चलिए समझते हैं। अच्छा, भारत के जुडिशियल सिस्टम की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका एकीकृत ढांचा। मतलब ये अमेरिका जैसा नहीं है जहां केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग कोर्ट सिस्टम है। नहीं, भारत में एक ही सिंगल सिस्टम है। एक ही सीढ़ी है जो केंद्र और राज्य दोनों के कानून देखती है। और इस सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर बैठा है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश के लिए आखिरी न्यायिक अथॉरिटी है। तो सवाल यही है, आखिर क्या बात है जो इस एक अदालत को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, दुनिया की सबसे पावरफुल जुडिशियल बॉडीज में से एक बना देती है? जवाब छिपा है इसकी अनोखी शक्तियों और इसके विशाल अधिकार क्षेत्र में। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से, इसकी नींव से। पहला सेक्शन है एक राष्ट्र एक न्यायपालिका। तो सुप्रीम कोर्ट की कहानी शुरू होती है 1950 में। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। और ये सिर्फ एक नई कोर्ट का बनना नहीं था, ये तो भारतीय न्याय के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। इसने अपने से पहले की फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ली, और उससे भी बड़ी बात, इसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह ले ली। पहले फाइनल अपील के लिए लंदन जाना पड़ता था, लेकिन 1950 के बाद वो सब खत्म। अब भारत की अपनी सबसे बड़ी अदालत थी। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने हमारे जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह से संप्रभु बना दिया। अब देखिए, कोई भी कोर्ट उतनी ही मजबूत होती है जितने उसके जज। तो अब जरा ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर कौन बैठता है। मतलब जजों की नियुक्ति कैसे होती है, वो कितने समय तक पद पर रहते हैं, और उन्हें हटाने का क्या तरीका है। जैसे जैसे देश की जरूरतें बढ़ीं, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट का आकार भी बढ़ता गया। जब 1950 में शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ 8 जज थे। सोचिए, सिर्फ 8। फिर धीरे धीरे संसद ने ये संख्या बढ़ाई, कभी 10, फिर 13, 17, 25, और आज की तारीख में चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल 31 जजों की स्ट्रेंथ है। ये दिखाता है कि देश में मुकदमों का बोझ कितना बढ़ गया है। अब जजों की नियुक्ति का जो तरीका है ना, वो बहुत यूनिक है। इसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। इसमें होता क्या है कि भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज, ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि कौन जज बनेगा या किसका ट्रांसफर होगा। ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया ताकि जजों की नियुक्ति में कोई बाहरी दखल ना हो और न्यायपालिका की आज़ादी बनी रहे। लेकिन ये जो नियुक्ति की पावर है ना, इसको लेकर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार के बीच हमेशा खींचतान रही है। कहानी देखिए, 1982 में कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है और आखिरी फैसला सरकार का होगा। लेकिन फिर 1993 में एक लैंडमार्क केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति ही है, और यही से जन्म हुआ कॉलेजियम सिस्टम का। बाद में 1998 में इसे और बड़ा किया गया। फिर 2015 में सरकार एक नया सिस्टम लाई, NJAC, लेकिन कोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया। तो आज भी कॉलेजियम सिस्टम ही लागू है। अच्छा, जजों को नियुक्त करना तो देख लिया, पर उन्हें हटाना वो लगभग नामुमकिन है। इस प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। ये सिर्फ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के ग्राउंड्स पर ही शुरू हो सकता है, और इसके लिए पहले लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य एक मोशन साइन करते हैं। फिर एक कमेटी जांच करती है, और अगर जज दोषी पाए जाते हैं तो दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करना होता है। ये इतना मुश्किल प्रोसेस है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज महाभियोग से नहीं हटाया गया है। तो जजों की नियुक्ति और सुरक्षा की बात हो गई। अब आते हैं कोर्ट की शक्तियों पर। इसकी जो विशाल शक्तियां हैं, उन्हें समझने के लिए हम 3 मेन फंक्शंस में बांट सकते हैं। सबसे पहली शक्ति है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसे ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट एक अल्टीमेट अंपायर है। किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच, या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच। अगर इनके बीच कोई विवाद होता है तो वो मामला सीधे और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है। ये पावर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है रिट जुरिस्डिक्शन। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकारों, हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक बनाता है। अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट नाम के खास आदेश जारी कर सकता है। ये कोर्ट को आम आदमी की आज़ादी का सबसे बड़ा पहरेदार बनाता है।
और हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपील की आखिरी अदालत तो है ही। मतलब देश के किसी भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ अपील की जा सकती है, चाहे वो मामला संवैधानिक हो, सिविल हो या क्रिमिनल। पर इसके पास एक ब्रह्मास्त्र भी है, जिसे कहते हैं अपील बाय स्पेशल लीव। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी कोर्ट के किसी भी फैसले को उठाकर सुन सकता है। ये एक बहुत ही व्यापक शक्ति है। अब इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये सब तभी काम की हैं जब अदालत आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो। तो सवाल यह है कि हमारा संविधान न्यायपालिका की इस आज़ादी को बचाता कैसे है। चलिए देखते हैं। संविधान ने एक तरह से स्वतंत्रता का एक कवच बना दिया है कोर्ट के चारों ओर। कैसे? देखिए, जजों को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उनकी सर्विस कंडीशंस फिक्स हैं। उनके खर्चे, उनकी सैलरी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। और तो और, कोर्ट अपनी अवमानना के लिए किसी को भी सजा दे सकता है। और रिटायरमेंट के बाद जज वकालत नहीं कर सकते। ये सब मिलकर कोर्ट को बाहरी दबावों से पूरी तरह बचाते हैं। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट की विरासत क्या है और न्याय के मामले में इसका मकाम क्या है। ये सच में न्याय में अंतिम शब्द है। और इस बात को संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने बहुत पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। ये एक लाइन कोर्ट की बेमिसाल ताकत को पूरी तरह बयां कर देती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। कानून का अंतिम संरक्षक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट संविधान में लिखे गए शब्दों और एक देश की लगातार बदलती ही भावना, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और उससे भी कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी।